वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। सो फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हेलो एल्केन्स का पीवाईक्यूज के साथ। पहला पार्ट है। यहाँ पर क्या होगा पता ही यार, आपको पीवाईक्यूज का पूरा पैटर्न पता है। वन शॉट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो जाकर जरूर देखिए। अगर आपको हेलो एल्केन्स का देखना है इस वीडियो लेक्चर से पहले तो आप जरूर देख सकते हैं। आई टैब पर आपको शायद नजर आ गया होगा अब तक। तो पता ही यार किस तरीके से रहता है। कोई मुझे आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है। आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है। क्या क्या डिस्कस करेंगे इसमें, SN1 के सवाल, SN2 के सवाल, और फिर कुछ डाइपोल मोमेंट के एक आध आई थिंक अच्छी वर्ड प्रॉब्लम भी है, देन थोड़ा बहुत ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ऑल। ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करी गई हैं। आने वाले लेक्चर में देखेंगे क्या है वो, जबकि तब देखी जाएगी। बट इस पार्ट वन में आपको इतना ही देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ऑब्वियसली मजा आएगा। बढ़िया वीडियोस होती ही हैं जैसा कि आप सभी को पता है। रिकमेंडेशन जरूर दिएगा। और जितने भी केमिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं यार, प्लीज लाइफ साइंस वालों तक जरा वीडियोस पहुंचाइए। वहां तक मुझे नहीं लग रहा है कि एक भी बच्चे तक अभी पहुंची है। तो इसका मतलब जो हमारे केमिस्ट्री ऑनर्स के जितने भी बच्चे हैं, लगभग 378 सब्सक्राइबर हैं हमारे अभी। 378 380 कह रहा हूँ। तो यार इनमें से किसी भी मतलब 380 बच्चे में से एक भी कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो अपने दोस्त या किसी का दोस्त, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि 380 में से किसी भी बच्चे का दोस्त ना हो लाइफ साइंस में, तो होगा। तो इसका मतलब आपने अभी तक उसको नहीं भेजा है, उस तक कोई भी वीडियो नहीं पहुंची है। तो ऐसा मत कीजिए यार। मतलब मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है, मतलब आपकी कोई दुश्मनी थोड़ी है मुझसे, जो ऐसे अपने दोस्तों को बिल्कुल भी वीडियोस नहीं भेजते। तो प्लीज उनको भी भेजिए। उनसे भी दुश्मनी मत करिए कि यार मतलब उनको क्यों भेजें, वो क्यों पढ़ेंगे। भाई उनके लिए अलग वीडियो बनाइए, तो उनको भी पढ़ने दीजिए, आप भी पढ़िए। और हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स मिल जाएंगे। बाकी इंस्टाग्राम पर तो आप कर ही सकते हैं फॉलो। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना पहले सवाल के साथ। पहला पीवाईक्यू जो हमारा पहला ही टॉपिक था हेलो एल्केन्स वाले का या एल्काइल हैलाइड वाले का, उसी पर बेस्ड है कि हमें बताना है SN1 मैकेनिज्म। और बेहतरीन तरीके से फुल डिटेल में हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में, उसमें यूनिट 1 जो है ऑर्गेनिक का, वहां पर एक कवर हो चुका है। तो जाके उसको जरूर देखिएगा। तो अब यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। तो SN1 का मतलब क्या है, ये वहीं से मैंने स्लाइड उठाई है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पर ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल ना बताऊं कि कह दूं कि बस वही देख लो जाके। थोड़ा बहुत यहाँ बता देते हैं कि क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यूनिमोलिक्यूलर होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरा जाएगा। अब SN1 में होता क्या है स्पेशल, ये बात कर लिया। एल्काइल हैलाइड है, उसमें एक हेलो एल्केन है। क्या होगा उसके साथ, सबसे पहले स्टेप में जिसको हम स्लोएस्ट स्टेप बोलते हैं या RDS बोलते हैं, उसमें क्या होगा, जो X है मतलब हेलोजन है, वो लीव कर जाएगा। मुझे बताइए, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों लोग जो हैं, ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे कम, सर ये तो हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो इन पर क्या आएगा, डेल नेगेटिव। डेल नेगेटिव आएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे और बन जाएगा हमारे पास एक कार्बोकेटायन, दैट इज माय sp2 हाइब्रिडाइज। क्योंकि ये RDS है, स्लोएस्ट स्टेप है। तो डिपेंड करेगा कितनी जल्दी कार्बोकेटायन बन रहा है। जितनी जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा उतना ज्यादा रेट फास्ट होगा हमारे SN1 का। और कब जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन उतनी ज्यादा फास्ट हमारी SN1 रिएक्शन होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो ये कैसे देखेंगे हम, बाकी हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, और इन वीडियोस में क्वेश्चन भी होंगे इसके कि स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करिए SN1 के, तो वो भी देखेंगे यार, मजा आएगा बिल्कुल इसमें। तो क्या होगा यहाँ पे, अब कार्बोकेटायन है, sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास दो ऑप्शन है या तो देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप अपनी शक्ल, आप अपने आप को न्यूक्लियोफाइल मानिए और आप स्क्रीन पर टक्कर मारिए। तो जैसे आप स्क्रीन पर जो टक्कर मारेंगे तो आप उसको लेट कर लिए कि वो अबव द प्लेन न्यूक्लियोफाइल का अटैक है। फिर आप अपनी स्क्रीन को ऐसे ही रखिए, जैसे आप पीछे की साइड चले जाइए। फिर पीछे की साइड से आके आप अगेन मोबाइल की बैक साइड पर टक्कर मारिए, तो आप देखेंगे वो होगा बिलो द प्लेन। तो न्यूक्लियोफाइल के बाद दो ऑप्शन है, या तो अबव द प्लेन अटैक करे या बिलो द प्लेन, क्योंकि कार्बोकेटायन क्या है, सो sp2 हाइब्रिडाइज है, एक प्लेनर है। आप कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी। तो क्या होता है, 50 मोलिक अगर 100 मोलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल के हैं तो 50 ऊपर से करते हैं अटैक, 50 नीचे से करते हैं अटैक। आपको जो है इक्वल अमाउंट में दो एनंशियोमर मिल जाते हैं। और जब भी ऐसा हो कि इक्वल अमाउंट में आपको दो एनंशियोमर मिले तो उसको बोलते हैं हम रासायनिक मिक्सचर। तो ये बोला जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सबसे पहले जो हमारे पास इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन थी वो रिटेन हो गई, जिसको बोलते हैं रिटेंशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो पहले कॉन्फ़िगरेशन थी वही हो गई। दूसरा क्या है, इन्वर्जन भी हुआ है, जो पहले थी उसकी रिवर्स हो गई। 50% इन्वर्जन होता है, 50% रिटेंशन होता है। ये हमारा रेसिमिक मिक्सचर है। क्या ये चीज सभी को समझ में आई? नहीं आई तो मतलब आई जानी चाहिए यार, वरना फिर आपको अगर बहुत ज्यादा स्लो समझना है तो आप वीडियो लेक्चर देख के आ जाइए एक बार, वहां पे आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। वहां पे टाइम लगाए, यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया है। तो ये आप आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इसका रेट लिख सकते हैं हम, R इज इक्वल टू के इंटू हेलो एल्केन की पावर की कॉन्सेंट्रेशन की पावर में। सर ऐसा क्यों, क्योंकि रेट लॉ हम किसके लिखते हैं, जो भी स्लोएस्ट स्टेप है उसके लिए हम लिखते हैं। और यहाँ पर क्या है, कितने मॉलिक्यूल है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रेजेंट है हमारे पास। जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप पे नहीं हो रहा है, दैट इज वाई यहाँ पर ये रेट लॉ ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसी वजह से हो गई। ठीक है जी, क्या क्वेश्चन था हमारे पास,
मैकेनिज्म बता लिया। सुटेबल एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप किसका चाहेंगे, आप ले लीजिएगा किसी का भी, बताओ किसका लूं। आप जो 3 डिग्री का लिएगा थोड़ा बेटर रहेगा, आपको पता है उसकी जो है वो रेट ज्यादा होती है। ये ले लीजिए और यहाँ पे एस लगा लीजिए। 1 2, वैसे 2 डिग्री हो रहा है, चाहे तो यार ले लीजिए कुछ और, CH2 CH2 CH3 ये ले लीजिए, इसका आप दिखा दिएगा क्या, SN1। और चाहे तो आप इस फॉर्म में दिखा दिए, एक इसको डैश में ले लीजिए, सॉरी वेज में ले लीजिए, इसको डैश में ले लीजिएगा। फाइनली आप पूरा मैकेनिज्म दिखाइए और आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसको ले लीजिए, OH नेगेटिव को ले लीजिए और आप दिखा दीजिएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, इसको मैं R1 बोल देता हूँ, R1 R2, एक में आप CH3 को डैश में ले जाइएगा और जो OH है उसको वेज में, फिर दूसरा आप एनेंटियोमर बनाइएगा जिसमें आप CH3 को डैश में दिखा दीजिएगा और इस वाले को वेज में। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं। ये आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा, R1 R2 की वैल्यू आपको पता है, ये ग्रुप लगा दीजिएगा, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हो जाएगा। अब एक और चीज होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाली चीज, वो भी यहीं पर बात कर लेता हूँ मैं क्योंकि आगे आएगा। क्या होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? प्रोटिक का मतलब समथिंग विच कैन लूज H+, सॉल्वेंट का मतलब ऑब्वियसली सॉल्वेंट जिसमें कोई चीज डिसॉल्व कर रहे हो, और पोलर मतलब पोलैरिटी, कब, जब भी किसी बॉन्ड के बीच में, किसी भी बॉन्ड में दो एटम्स हो, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो तो पोलैरिटी आएगी, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाइड्रोजन किसी भी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदे से अटैच्ड होगा तो वहां पर जो है वो उस बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी, एक डाइपोल जनरेट होगा जिसको आप यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव से दिखाएंगे। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि पानी है हमारे पास, हेलो एल्केन में मुझे बताइए क्या है पोलैरिटी, ऐसा ही लिखिए, हाँ सर बिल्कुल सही लिखिए, नेगेटिव आएगा हेलोजन पर, पॉजिटिव आएगा उस पर। तो अब क्या होता है, हमें क्या चाहिए, कैटायन बनाना है। कैटायन को क्या करना है, स्टेबल करना है। और एक चीज, कैटायन को अगर स्टेबल करा तो जल्दी कैटायन बनेगा। दूसरा, जितनी जल्दी हमने एक्स को जुदा करा आर से, उतनी जल्दी हमारे पास आर पॉजिटिव बनेगा। तो रेट किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कितना स्टेबल कैटायन बन रहा है, कितनी जल्दी बन रहा है। दोनों बातें सेम है, मतलब एक ही चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, कितनी जल्दी कैटायन बन रहा है और नहीं, कितना स्टेबल कैटायन बन रहा है, कितनी जल्दी बन रहा है। अब ये जल्दी कब बनेगा, जब एक्स जल्दी चला जाएगा। तो एक्स को अगर हमें यहाँ से निकालना है तो उसके लिए कोई ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में डेल वाटर है, मतलब पानी में, सॉरी वाटर कह रहा हूँ, पानी में वाटर है, पानी में H2O मॉलिक्यूल्स है, मतलब H2O ही पानी है। तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो उस बॉन्ड में पोलैरिटी है। क्या है यहाँ पर, क्या वाटर H+ लूज कर सकता है, बिल्कुल इट कैन लूज जब भी टाइम हो, क्योंकि इसके पास जो है वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से अटैच है हाइड्रोजन, तो यहाँ डेल पॉजिटिव, ये इससे इंटरेक्ट करेगा तो उसको एक ड्राइविंग फोर्स मिल गई कि यार मैं तुम्हें छोड़ के ना इसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो उससे इंटरेक्शन शुरू कर देगा। और जहां इंटरेक्शन इधर शुरू हुई, इधर की वीक होने लगी, इधर की जैसे ही वीक होने लगेगी तो ये यहाँ पे जल्दी जाने लगेगा। तो अगर कोई ऐसी चीज लेता है जहां पर जो है वो यहाँ डेल पॉजिटिव नहीं होता तो ये इंटरेक्शन हमारे पास नहीं होती। अगर ये इंटरेक्शन नहीं होती तो जो हमारे पास जो हेलोजन है वो जल्दी नहीं जाता। तो एक चीज क्या, जल्दी जाएगा, तो एक चीज होगी जल्दी जाएगा, क्यों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो स्पीड रिएक्शन की बढ़ जाएगी। दूसरा चीज है, अब कैटायन बना है, इस पर क्या है, डेल पॉजिटिव है। अब कैटायन की स्टेबिलिटी भी हमें देखनी, तो उसको क्या देखेंगे, हर तरफ आपको यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स हर तरफ आपको दिखेंगे, मौजूद होंगे। ये क्या करेंगे, कैटायन पे देखेंगे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कहेगा बेटा मैं डेल नेगेटिव है मेरे पास, बहुत खतरनाक वाला, आ जाओ मुझसे इंटरेक्ट करो, तो ये इससे इंटरेक्ट करेगा, मतलब स्टेबिलिटी मिलेगी। तो इन्हीं दो रीजंस की वजह से, एक तो कितनी जल्दी कैटायन मिला, मतलब एक्स को जल्दी भगाओ, वो कौन काम कर रहा है, हाइड्रोजन। कितनी जल्दी जो है हमारे पास जो है वो कितना स्टेबल कैटायन बना, उसको क्या कराना है, ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कराना है। तो यहीं पर हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल कर देता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सिर्फ पानी नहीं और भी। बाकी एक्स नेगेटिव के साथ भी ये हाइड्रोजन जाए थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करता है तो उसको भी थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का फायदा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से ये सवाल आया हुआ है कि स्पीड अप कर देता है SN1 को इनॉर्मसली, वाइल स्लो डाउन कर देता है SN2 को, इतने फैक्टर्स हैं। SN2 वाली बात अभी देखेंगे थोड़ी देर में, जब SN2 का क्वेश्चन आएगा। SN1 वाली बात हमने पढ़ ली, ठीक है, क्यों तेज करता है, इसको क्यों स्लो डाउन करता है, वो भी पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं, क्या करना है इन्हें, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN2। आइए स्ट्रक्चर बनाइए सबसे पहले, 1 ब्रोमोपेंटेन, तो 1 ब्रोमोपेंटेन, देन अलाइल ब्रोमाइड। मुझे बताइए अलाइल ब्रोमाइड क्या होता है, सर अलाइलिक पोजीशन ये होती है और इस पर ब्रोमीन लगा दो तो अलाइल ब्रोमाइड। विनाइलिक ब्रोमाइड, सर विनाइल पोजीशन ये होती है और इसी पर लगा दिया Br, तो दिस इज माय विनाइल ब्रोमाइड। ठीक है जी, आइए इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए हमें, कैटायन चाहिए। तो आपको अगर ऐसे समझ नहीं है तो आप सबसे पहले सभी लोगों के कैटायन बना लीजिए। इसका कैटायन बना लिया, इसका कैटायन बना लिया, इसका कैटायन बना लिया। सबसे पहले एक चीज देखिए, यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना के दिखा दीजिएगा कि भाई यहाँ पर जो वो रेजोनेंस प्रेजेंट है और इक्विवेलेंट, तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, इसको मैं 3 बोल रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा जो है वो 3, सॉरी 2 है, क्योंकि इसमें क्या है रेजोनेंस है, बाकी में रेजोनेंस नहीं मिलेगी।
इसमें नहीं है, नहीं भाई इसमें कहाँ से होगी रेजोनेंस, इसी पर चार्ज है। अब इसमें और इसमें कैसे कंपेयर करेंगे सर, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो बेटा ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस वाले कार्बन की बेसिकली ये था हमारे पास sp2 कार्बन, वैसे अब जो है वो ये sp हो चुका है, बट ये जिस भी कार्बन पर है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन हमारा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन है हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल या लेस स्टेबल, सर इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहता है माइनस, पॉजिटिव नहीं चाहता, तो अगर उस पर पॉजिटिव आएगा तो उसके लिए खराब बात है, तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम, तो दैट्स व्हाई द ऑर्डर इज गोइंग टू बी दिस। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि ये क्यों स्टेबल है, ज्यादा रेजोनेंस। इसमें आप दूसरी चीज आप ये भी बता सकते हैं कि इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में, तो अगर पहले ही रेजोनेंस है, ध्यान से देखिएगा, अगर पहले ही यहाँ पर रेजोनेंस है, ये भी पार्शियल चार्ज है, अगर पहले ही रेजोनेंस प्रेजेंट है तो क्या बॉन्ड टूट सकता है, नो सर, क्यों नहीं टूट सकता, क्योंकि बेटा इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते थे कि विनाइल ब्रोमाइड में भाई इनिशियली रेजोनेंस प्रेजेंट है, मतलब ब्रोमीन हेलोजन एटम जो है वो रेजोनेंस में, तो अगर वो हेलोजन एटम है रेजोनेंस में तो उसका बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो अगर बॉन्ड ब्रेक करना ही मुश्किल होगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा जब जाने वाला ही तैयार नहीं है, तो जाने वाला ही यहाँ पर तैयार नहीं है। स्टेबिलिटी की तो बाद में बात करेंगे हम कैटायन की, यहाँ तो जाने वाला तैयार नहीं है, यहाँ तो चलो चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर भी इस वक्त ब्रोमीन रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो ये चले जाएंगे। फिर चलने के बाद का हमने देखा क्या होगा, तो दोनों तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया, एक कि हेलोजन कितनी जल्दी जाएगा, दूसरा कि बन जाने के बाद स्टेबिलिटी क्या होगी, तो दोनों तरीके से आप एक्सप्लेन करिएगा, मजा आएगा आपको भी, एग्जाम को भी। ठीक है जी, चलते हैं हम आगे, ये ऑर्डर आ गया 2 1 3, ठीक है सही है बिल्कुल। नेक्स्ट बात कर ली हमने इसकी कि रेसिमाइजेशन भी और इन्वर्जन भी होता है, तो हमारे पास यहाँ पे आरएम बनता है दैट इज रेसिमिक मिक्सचर, तो उसी की यहाँ पर बात हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, हमें अरेंज करना है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, तो कुछ भी इन्होंने बोला हो हमें SN1 करनी है, तो चुपचाप चारों के मैं कैटायन बना देता हूँ, तो एक बना देता हूँ ये PHC, आप क्या करिए उसको हटा दिए बस क्लोरीन को, ये बन गया। then I have CH3 positive, then I have PHCH2Cl, तो ठीक है PH, ये C, ये H, ये H, ये Cl, then PH, PH, H पॉजिटिव, ठीक है, तो ABCD होगा मेरे पास। इस पीएच क्या है, बेंजीन, ये कैटायन तीन तीन बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में, तीन बेंजीन रिंग के साथ ये रेजोनेंस में, ये दो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में, ये एक बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में, ये 0 बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में, तो मुझे बताओ रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा जो चार्ज है उसका डीलोकलाइजेशन होगा, उतना ज्यादा कैटायन स्टेबल होगा, ये चीज आप लिख सकते हैं। हाँ सर, एक आधा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहें तो वो दिखा देगा, इस बेंजीन को आप प्रॉपर्ली ओपन भी करके दिखा सकते हैं ताकि और अच्छा लगे मतलब यहाँ तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ ना, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, टाइम कंस्ट्रेंट है, तो आप तीनों बेंजीनिंग दिखाइएगा कि भाई ये जो है यहाँ पे रेजोनेंस में इसके साथ इधर पॉजिटिव घूमता रहेगा, तो आप अकॉर्डिंगली जितने नंबर का क्वेश्चन हो उस हिसाब से आप उसको खींच दीजिएगा। मैं ऑर्डर बता देता हूँ, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर डी आ जाएगा क्योंकि दो बेंजीन रिंग, फिर सी आ जाएगा और फिर सबसे करीब बी आ जाएगा, तो ये आपका सिंपल सा ऑर्डर होगा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर है भी तो मतलब क्या बोले यार, कैटायन की स्टेबिलिटी वगैरह ये आपको नहीं पता तो आप सेम 1 की वीडियोस जाके देखिए, फिर वहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह इन सब में बात कर रखी है, तो वहाँ पे आप चाहें तो वही आपके लिए बेटर रहेगा, अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो पीवाईक्यूज वाली में आपको समझ में आ जाएगी चीज। नेक्स्ट ये बात करेंगे, क्या सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, हाँ जी ये सेम क्वेश्चन है बट अलग अलग एग्जाम में आए हुए, तो ये हमने कर लिया है, तो बाद आप इसके प्रिंट से ही देख रहे होंगे, ये 1 2 3 4, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सवाल में आपका आ सकता है, सवाल में नहीं, इस टाइप का सवाल क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात करें, हमें क्या बात करनी है, SNI की बात करनी है। अब SNI की भी हमने बात कर रही है, दैट इज इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका एग्जांपल भी हमसे मांगा है तो हम एग्जांपल समेत ही दिखाएंगे कि एग्जाम्पल अगर आपको लेना तो आप इस अल्कोहल की जगह आप CH3 लिख लीजिएगा, यहाँ पे CH3 प्रॉपर एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या होता है, रिएक्शन कराते हैं हम अल्कोहल की विद SOCl2, प्रोडक्ट हमें मिलता है एक हेलोज एल्केन, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन जो अभी तक पढ़ रहे हैं। देन साथ में क्या होता है, SO2 जिसको हम बोलते हैं एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वो रिलीज होती है और HCl रिलीज होती है, तो ये डार्जन रिएक्शन है इसका एग्जाम्पल, और इस प्रोसेस को बहुत प्यारा प्रोसेस बनाया मांगना जाता है कि यार ये बहुत ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव हाई यील्ड में हेलो एल्केन देता है, क्यों, क्योंकि बाकी दोनों प्रोडक्ट गैसेस है। ध्यान से सुनिएगा, अगर गैस है तो उड़ जाएगी, और गैस जब उड़ेगी तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम, ली चैटरेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड में भागेगी, ये चीज
लेक्चर में भी डिस्कस कर रखी है, वहीं की स्लाइड्स में यूज कर रहा हूँ, कोई मतलब ऐसे यूज नहीं कर रहा कि जो आपके लिए अभी अभी बना के लाऊं। पहले की जो लेक्चर में पढ़ाई है वही चीज यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जो लोग पढ़ लेंगे उनका रिवीजन हो जाएगा, जो लोग नहीं पढ़ लेंगे मतलब उनको देख लेंगे, उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है सबसे पहले ओ जो है इस पर अटैक कर देता है, इस पर काफी ज्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ होता है क्योंकि ये सारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, फिर क्या होता है इस बॉन्ड का कमबैक होता है और ये यहाँ से निकल जाता है। साथ साथ ये H प्लस भी आपका चला जाता है क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट एट ऑल स्टेबल। तो ये चला गया, अब ऑक्सीजन पर चार्ज आ गया, तो आपके पास क्या होता है ROSO Cl, ये आपके पास प्रेजेंटली मौजूद होती हैं चीजें यहाँ पे। हाँ ठीक, एक Cl आपका जा चुका है, वो HCl बना देगा। अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये इंटरनली अटैक करेगा, जिसकी वजह से इसका नाम SNI पड़ा है, सिर्फ इस क्लोरीन की ही वजह से ये नाम पड़ा है। ये अटैक करेगा, यहाँ से जो है वो बॉन्ड बनने लगेगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ने लगेगा। जैसे ये तोड़ने लगेगा तो ये ऑक्सीजन कहेगा चलो यार तुम जो है अब मैं यहाँ पे तुम इधर देता हूँ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, बना देगा आपका SO2 एज वेल एज RCl। और जो कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इंटरनली ही अटैक है, ये जो है इंटरनली ही अटैक है, इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी इन्वर्जन देखने को नहीं मिल सकती क्योंकि इंटरनली ही अटैक हो रहा है। तो ये हमारे पास इस केस में होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले R थी या प्लस थी तो बाद में भी प्लस ही होगा, तो ये हमारे पास चीज होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगर पिरिडीन ले लें तो ये भी जल्दी से समझ लेते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, तब हमारे पास इन्वर्जन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ लिया जा सकता है, पता नहीं सवाल आया नहीं बट मैं बता देता हूँ, बाकी आप इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर सवाल आएगा तो उसमें बताऊंगा, वरना फिर आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा थ्योरी में। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे देखिए कितनी बार आया है SN1 रिएक्शन अकम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन एज वेल एज इन्वर्जन, तो इसकी हमने बात कर ली। नेक्स्ट अब हमें बात करनी है किसकी, SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म से ही, जो अपनी लेक्चर स्लाइड में डिस्कस करा था। अगेन वन शॉट पे आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। तो क्या है यहाँ पर, ये क्या है होती है SN बेसिकली बायोमोलिक्यूलर दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बायोमोलिक्यूलर। क्या होता है यहाँ पर, पिछले वाले में SN1 में क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल जाता है, कौन सा, बेसिकली हेलोजन जाता है, और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आता है, तब पहले जाता है फिर आता है। बट यहाँ पे क्या होता है, साइमल्टेनियसली जाता भी है न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आता भी है और हेलोजन जाता भी है। तो एक ही साथ यहाँ पर काम हो रहा होता है, क्या हो रहा है यहाँ पर, एक ही साथ काम होता है कि यार एक बॉन्ड टूट रहा है तो दूसरा बन रहा है कहीं ना कहीं। वहां पर क्या होता है, पहले पहले बॉन्ड टूट जाता है, प्रॉपर बॉन्ड टूट गया, फिर कार्बोकेटायन बना, फिर प्रॉपर अटैक हुआ। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर पहले अटैक होता है और साथ साथ हमारा जो बॉन्ड है वो भी साथ साथ ही टूटता है। तो यहाँ पर इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हेलो एल्केन भी टेक पार्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल भी। क्या ये चीज समझ में आई? क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा तभी दूसरा बॉन्ड बन रहा होगा, तो यहाँ पर आपको एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है, कोई इंटरमीडिएट लाइक कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं देखने को मिलता। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में आप लोग ये चीज देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आ रहा है और ये हेलोजन जो है वो जा रहा है। यहाँ पे आपको बाकी के एटम्स ऐसे ही मौजूद दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अब एट दिस पर्टिकुलर टाइम आप देखिए, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है अभी, क्योंकि बॉन्ड ना टूटा पूरी तरह से ना पूरा बना, तो हम इनको भी कंसिडर कर सकते हैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन कार्बन के आसपास हैं। तो ये जो है एट दिस पर्टिकुलर टाइम इस कार्बन के पास लगभग 10 इलेक्ट्रॉन के आसपास हो जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या ये एक्सेस हुआ या डेफिशिएंट हुआ या ये जितने चाहिए होते उतने, सर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो उसको कैसे हम स्टेबल करेंगे, उसको किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा के स्टेबल करेंगे। तो आप ये चीज देखिएगा, जब भी कभी ये कार्बन, जिस कार्बन पर हेलोजन लगाओ उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके बराबर वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा पोजिशन पर, या फिर बीटा कार्बन की जगह बोलो बीटा पोजिशन पर, कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप या बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो सर मजा आ जाएगा। बीटा पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, मजा आ जाएगा। तो तभी हम बोलते हैं कि ये जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ाती है। या रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको देखनी है ना SN2 की, तो आप देखिए एक तो कि जो है न्यूक्लियोफाइल, ये एक न्यूक्लियोफाइल कितनी आराम से अटैक कर पाएगा। ये इस न्यूक्लियोफाइल का काम होता है बैक अटैक करना, क्योंकि फ्रंट से काफी ज्यादा इसको रिपल्जन देखने को मिलती है, बट बैक से भी तभी अटैक करेगा जब जो है इसके जो आसपास की क्राउडिंग है, इस कार्बन के जो बाकी के लोग हैं वो छोटे मोटे हों। अगर कोई बड़ा होगा, मुझे बताओ क्या रास्ते में मिल जाएगा? अगर एक कोई इतना मोटा ग्रुप यहाँ लगाए, इतना मोटा यहाँ लगाए, इतना बड़ा यहाँ ग्रुप लगाए, इसको रास्ता कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वही अगर यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप लगे होंगे तब सुकून से न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाएगा। तो अगर यहीं पे हम बोलते हैं कि अगर बल्कीनेस हुई, अगर बल्कीनेस हुई तो क्या होगा, अगर बल्कीनेस हमारे पास हुई तो रेट ऑफ SN2 इज गोइंग टू बी स्लोअर, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में रिपल्जन महसूस होगी। तो अगर रिपल्जन महसूस हुई तो ऑब्वियसली अटैक कम हल्का कर पाएगा, और अगर अटैक हल्का होगा तो RDS आपका जो है वो स्लो हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल
कम अटैक कर पाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है फाइनली, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक से आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर रहा है, और फिर जब बॉन्ड बनेगा फाइनली, तो आप देखेंगे यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 100% चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ बैक अटैक, क्योंकि यहाँ कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता कि आपके पास चांस हो ऊपर से भी नीचे से अटैक करने का। यहाँ पे एक ही चांस है, एक ही मौका है, और अगर आपने उसको गवा दिया तो आपने प्रोडक्ट गवा दिया, अगर आपने वो चीज ले ली तो आप इन्वर्जन तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसका रेट कैसे लिखूंगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की भी कॉन्सेंट्रेशन आती है। दैट्स वाई ये बोला जाता है कि SN2 के केस में आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना है, क्योंकि ये रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड कर रहा है। बट SN1 में आपके पास कोई ऐसा नीड नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग लो वीक लो, कुछ भी हो चल जाएगा, सब कुछ एकदम चिल मामला है। क्यों है, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन आती है, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड दिस इज माय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आप देख सकते हैं 1+2 करके आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्वर्जन हो गई। अब यहाँ पे सॉल्वेंट से पहले मैं बता दूं कि अगर लीविंग ग्रुप जैसे हेलोजन है, तो हेलोजन भी हमारे पास 4 होते हैं, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो है हमारे पास कौन बढ़िया लीविंग ग्रुप है सर, आयोडीन इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप। द रीजन इज कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड में बहुत ज्यादा साइज डिफरेंस आ जाता है। आयोडीन बहुत बड़ा नीचे का बंदा है, ये ऊपर का बंदा है एकदम सेकंड पीरियड का ना, हाँ ये सेकंड पीरियड का, ये पता नहीं किसका है, फ्लोरीन, तो आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड का बंदा है, फिफ्थ का भी नहीं बल्कि सिक्स पीरियड का आई थिंक है ना, सेकंड पे फ्लोरीन, थर्ड फोर्थ नहीं फिफ्थ पीरियड का बंदा, तो एक सेकंड का भाई एक फिफ्थ का है, तो इसका साइज इतना बड़ा होगा, इसका बेचारे का छोटे सा। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा खराब होगा। अगर बेकार ओवरलैपिंग मतलब बेकार बॉन्ड, बेकार बॉन्ड मतलब वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड मतलब आराम से टूट जाएगा, आराम से टूट जाएगा मतलब आयोडीन आराम से लीव कर जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली लीविंग ग्रुप। जो जा रहा है उसको लीविंग ग्रुप, कौन जा रहा है, हेलोजन जा रहा है। जितना बढ़िया हेलोजन लीविंग ग्रुप होगा उतनी ज्यादा SN1 भी फास्ट होगी, SN2 भी। तो SN1 और SN2 दोनों के केस में लीविंग ग्रुप वाली एबिलिटी सेम रहती है। कि आयोडीन अगर आपका लगा है, आपको एक कंपैरिजन देते हैं CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I, तो उसमें जब आपको चूज करना हो तो आप आयोडीन वाला चूज करेंगे, वो फास्टेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होता है ड्यू टू लार्ज साइज डिफरेंस, और कार्बन और फ्लोरीन का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये चीज हो गई। अब सॉल्वेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कोई कैटायन नहीं बन रहा, कोई हमें जो है हेलोजन को लीव नहीं करना कि यार हेलोजन बस तुम यहाँ से चले जाओ, ये नहीं करना। हमें क्या चाहिए, सुकून का चाहिए यार, कि अटैक भी हो साथ साथ, और फिर उसके बाद ही आगे की जो चीजें हो अटैक वगैरह के बाद ही हो, यही चीज हमें चाहिए। हमारी कोई वो तो नहीं है एज सच कोई पर्सनल डिमांड के भाई पहले जो है वो हेलोजन जाए तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, नहीं है, नो सर बिल्कुल ऐसा कोई भी हमारे पास डिमांड नहीं। सो यहाँ पर डिमांड क्या है कि बस अटैक साथ में हो। तो अगर अटैक साथ में चाहिए तो न्यूक्लियोफाइल एकदम फ्री होना चाहिए। अगर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, ध्यान से सुनिएगा कि उसी क्वेश्चन का आंसर होगा जिसमें कि SN2 को स्लो क्यों कर देता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि पहले कैटायन नहीं बनाना है, क्योंकि पहले कैटायन नहीं बनाना, हम चाहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल फ्रीली अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल को कहीं भी हिंड्रेंस नहीं मिले। बट पानी के जो मॉलिक्यूल है या फिर पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट है उसमें पोलैरिटी काफी ज्यादा है और H+ वाली है खासकर। तो यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज ऑफ H+ का छोटा भी साइज होता है, तो यहाँ जो है आपको काफी ज्यादा इंटरेक्शन इसी के बीच में देखने को मिलेगी। और अगर न्यूक्लियोफाइल कहीं पर बिजी होगा तो क्या वो अपने मेन गोल पर फोकस कर सकता है, नहीं सर। ऑब्वियसली बात है कि आप लोग जैसे मोबाइल वोबाइल में बिजी हो जाते हैं, तो क्या पढ़ाई वढ़ाई पर या जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा वट एवर इट इज, पढ़ाई के अलावा भी, मतलब पढ़ाई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है एक स्पेसिफिक पोजीशन के बाद पर, कि आप हमेशा एक्सलेंस एकदम बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट हो, वो नहीं मैटर करता। क्योंकि एकेडमिक्स और आपको एक्स्ट्रा करिकुलर का कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना ही पड़ता है, वो बनाना भी चाहिए कि तभी आप लोग लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। और भी चीजें होती हैं लाइफ में, उन सारी चीजों को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत एक लेवल का ये होता है कि एक अकेडमिक्स में अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे हो तो मे भी आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, और तो आपको जो बैलेंस रखना होगा दोनों चीजों का। मतलब ये नहीं कह रहा कि हाँ टॉपर जो एकदम बेकार होता, नहीं भाई, मेहनत करते हैं यार, उनको मेहनत करना तो टॉपर से सीखो। तो आप देख सकते हैं यार, तो आपको भी यह बैलेंस रखना चाहिए सेम SN2 की तरह। तो SN2 में जो है बेसिकली क्या था मेन गोल, कि यार अटैक करो आप जाके, बट आप बिजी हो गए किसके साथ, पानी के मॉलिक्यूल के साथ या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यार क्या होगा, मतलब परेशानी की बात है। तो अब यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल ही उसका अटैक हिंडर हो गया, तो क्या ऑटोमेटिकली रेट ऑफ SN2 स्लो हो जाएगा, हाँ सर। तो दैट्स वाई यहाँ पर रेट ऑफ SN2 जो है वो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो स्लो हो जाएगा। आप इसका एग्जांपल लेके समझा दीजिए। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से क्यों फास्ट होती है, क्योंकि जैसे कि आपको देख सकते हैं, आई थिंक DMSO इसका नाम है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये है, और साथ में हम एसीटोन वगैरह भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है कि इस पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव इतना नहीं है कि जितना इस बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है भाई।
प्रोटिक वाला जो भी होता है ना उसमें पोलैरिटी भयंकर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं है, सल्फर और ऑक्सीजन आपको पता है ऊपर नीचे के ही बनते हैं भाई, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एज सच नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है वो इंटरेक्शन हो ही रही होगी, न्यूक्लियोफाइल इससे अट्रैक्ट हो ही रहा होगा कि ये पड़ोस वाले साहब जिसको CH3 नहीं, ये कहेंगे बेटा हाइड्रोजन समझ रखा है क्या, हमें हाइड्रोजन समझ रखा है क्या, चलो रिपेल करना शुरू कर देंगे, ये इसको रिपल्जन करेंगे। तो सॉल्वेंट जो है उससे इसकी इंटरेक्शन कम हो जाएगी। और अगर ये जो है डिस्ट्रैक्शन से बचा तो क्या ये मेन गोल पर फोकस करेगा? बिल्कुल करेगा। तो अब ये अपने मेन गोल पर फोकस करेगा कि RX पर अटैक करके चलो बेटा बना लो बॉन्ड। तो यहाँ पर ये करता है बेसिकली। क्या ये चीज आप सभी को समझ में कि यहाँ पे किस तरीके से जो है वो मेन जो इसका गोल था जिससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा था मिथाइल ने आके उसको समझाया। यहाँ पे भी CH3 वगैरह होता है, तो जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना वो जनरली ऐसे ही आपको उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगी, और जो है वो बड़े बड़े ग्रुप कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो मिथाइल इसको क्या, चलो बेटा निकलो अपने काम से, साइड हो यहाँ पे, इतना टाइम नहीं है, जाके अपनी पढ़ाई लिखाई करो। तो मिथाइल जो है एक अच्छा टीचर एक अच्छा पेरेंट की तरह उसने बिहेव करा, सही डायरेक्शन उसको दिखाई न्यूक्लियोफाइल को, तो दैट्स वाई इसमें क्या हो जाएगी फास्टर। क्या बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए कमेंट में, देख लेंगे। बाकी आप लोग वीडियोस में भी जाएंगे तो यार उसमें भी और डिटेल में बताया होगा, प्रोबेबली इतना जल्दी तो नहीं बताया होगा। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे तो वो अलग चीज हो गई, पीछे हमने क्या क्वेश्चन था ये भी देख लें। स्टीरियो केमिस्ट्री बात कर ली सब कुछ, हाँ इन्वर्जन वगैरह होता है तो आप एग्जाम्पल लेके भी समझा दिएगा। एक कॉन्फ़िगरेशन इसकी R ले लीजिएगा या प्लस दिखा दीजिएगा, उसकी माइनस दिखा दीजिएगा, बस क्या करना है आपको, वरना फिशर प्रोजेक्शन वगैरह में सब में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, अंडरस्टैंड करते हैं क्या SN2 एंड SN1 रिएक्शन से, बात कर ली, हाँ सर कर ली। स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 की वो भी डिस्कस कर रखी है, चलो होते हैं आगे। ये दोबारा क्वेश्चन एक और बार पूछा गया है, देखिए अलग तरीके से किसी एग्जाम में, मतलब DU के एग्जाम में, कि SN1 ने बढ़ा दी SN2 ने क्यों घटा दी, क्या ये भी बात कर ली हमने इस फैक्टर से, हाँ बता दिएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि बोलते हैं ना हम कि भाई 10 गुना रिएक्शन कम हो गई, 20 गुना रिएक्शन कम हो गई, ये है 10⁻20 टाइम्स रिएक्शन की स्पीड कम हो गई SN2 की, अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, ये इसका मतलब जो फैक्टर है ना एज लार्ज एज, मतलब इतनी ज्यादा स्लो हो गई, मतलब इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया भाई न्यूक्लियोफाइल कि शायद आप भी अपनी लाइफ में इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कभी जितना न्यूक्लियोफाइल हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के आने से। समझ रहे हैं बात? हाँ सर यस, ऐसी बात ही तो समझ में आती है, और बाकी पढ़ाई वढ़ाई आई है ना ये तो समझ में आ गई, बढ़िया, चलो समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो है वो हमें बात करनी है किसकी, डिफरेंसेस की। तो अगर बात करूं सबसे पहले तो इनके नाम में ही डिफरेंस है कि ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर, ये है बाइमोलिकुलर। फिर आप रेट लॉ लिख दीजिएगा ऐसे ही, आप वो बना के बक्सा बना के, बक्सा बोलता हूँ यार वही मतलब कंपैरिजन वाला बना के सिंपल सा लिखिएगा, ये जो है किस पर डिपेंड करता है, RX की उस पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है, ये आपका प्रॉपर उस पर करता है। फिर नीचे आप एक ऑर्डर भी लिख दीजिएगा, इसमें जो ऑर्डर होता है 1, इसमें ऑर्डर होता है 2। फिर आप बिग बैरियर में देख सकते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, यहाँ पे क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस पे बात होती है कि जो है वो बल्कि ग्रुप ना हो, यहाँ पे जो है वो लेस बल्कि ग्रुप हो। देन जनरली अगर हम कैटायन की उसकी बात करें, दैट इज माय हेलो एल्कीन में, तो 3 डिग्री वाला सबसे तेज देता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यहाँ पर उल्टा होता है, क्यों? क्योंकि 3 डिग्री जो है वो बल्कि ज्यादा होता है, तो SN2 हल्की हो जाती है। समझ रहे बात? तो SN2 यहाँ पे हल्की हो जाती है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जनरली वीक जो है, न्यूट्रल कुछ भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि भाई रेड लॉ में कोई ऐसा उसकी नीड नहीं है, कैसा भी हो चल जाएगा, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चलेगा भाई। क्यों? क्योंकि रेड लॉ में न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है, उसकी स्ट्रेंथ भी। देन यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए हमें, यहाँ पे क्या चाहिए, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि ये DMSO शायद वही है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ फुल फॉर्म की, थोड़ी सी आप देख लीजिएगा एक बार, इतना तो कर ही सकता हूँ। देन स्टीरियो केमिस्ट्री में बात करें तो क्या ये रिटेंशन भी है, इन्वर्जन भी है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन देखने को मिले। क्या SN2 समझ में आई? ये क्या है अगेन स्टीरियो केमिकल इंप्लीकेशन, ये भी बात कर ली। अब यहाँ पे आइए जरा रेट लगाएं, तो सबसे पहले आप देखिए कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला कैसा, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, बट 3 डिग्री पे क्या है, यहाँ पे आयोडीन लगा है या क्लोरीन लगा है या ब्रोमीन लगा है। आइए जरा पहले इन तीनों को ही निपटा। तो सबसे बड़े लिविंग ग्रुप कौन है सर? आयोडीन है। सब कुछ सेम है, देख लो भाई सब कुछ सेम। सबसे पहले फोर्थ आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट आयोडीन सबसे बड़े लिविंग ग्रुप, थर्ड है, ऊपर है क्योंकि नीचे। देन सेकंड। भाई जितना ज्यादा साइज डिफरेंस उतना बॉन्ड वीक, जितना बॉन्ड वीक उतना बढ़िया लिविंग ग्रुप, जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप उतनी ज्यादा रिएक्शन फास्ट, किसकी तरफ, SN2 और SN1 दोनों की तरफ। तो SN1 का भी ऑर्डर लगभग यही होगा, SN2 का भी ऑर्डर लगभग यही होगा, इन तीनों के लिए, इन तीनों के लिए सिर्फ जो फर्स्ट वाला है। अब ये है 2 डिग्री, अब 2 डिग्री है तो क्या होगा, SN2 3 डिग्री में फास्ट होती है या 2 डिग्री में? सर अभी अभी बात करिए, 2 डिग्री में फास्ट होती है, तो आ जाओ भाई सबसे आगे आ जाओ। तो ये साफ सबसे आगे आ गया, बिकॉज ये क्या है 2 डिग्री। तो फर्स्ट वाले में हमने यहाँ पे देखा पहले डिग्री, और इन तीनों में क्या देखा, लीविंग ग्रुप एबिलिटी, जिसको LG से लिख रहा हूँ मैं, LG मतलब फ्रिज वगैरह मत देखनी लग जाएगा, लीविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, SN2 रिएक्शन जो है वो क्या है,
इन्वर्जन हो रही है, बात कर ली भाई, पूरी बात कर ली, मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया। अगेन एक और बार आया हो तो ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट, आपको एग्जांपल वगैरह लेके करना है, ये भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट एक बाय चांस हो सकता है पूछ लें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कैसे बताते हैं। यार दो तीन तरीके हैं इसको बताने के। एक है अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर आता है तो आपको जनरली उससे ले सकते हैं, बट एसिडिक कैरेक्टर से बेटर है, मैं सोचता हूँ प्रॉपरली समझते हैं क्या होता है। एक न्यूक्लियोफाइल ये है, आपको सभी को पता होगा कि कौन अटैक करेगा, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज है एटम पर वो अटैक करेगा। और वो क्यों अटैक करेगा, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो क्या हुआ सर, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना बढ़िया अटैक, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका ये अटैक करेगा, इसको दूसरे कलर से बना दो, ये पॉइंट अटैक करेगा, ये पॉइंट अटैक करेगा, ये पॉइंट अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा। मुझे बताइए ये जो मैंने ब्लू से इलेक्ट्रॉन बनाए ये कब अटैक करेंगे, जब ये अवेलेबल होंगे। जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी इनकी प्रेजेंट होगी, जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी इनकी प्रेजेंट होगी उतना बढ़िया अटैक। हाँ, अगर ये कहीं भी रेजोनेंस वगैरह में बिजी हो गए, मुझे बताइए क्या ये बढ़िया अटैक कर पाएंगे, नो सर यार। फिर अगर ये यहाँ पर बिजी होगा, ये इधर उधर अगर टहलने लगे तो बिजी हो जाएंगे, ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अटैक करने से, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, ये है मेरे पास होते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या होता है, सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है बेसिकली। अगर यहाँ एच लगा दूं तो ये सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर इधर शिफ्ट करिए, इसको इधर शिफ्ट करिए, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। फिर यहाँ वाले नेगेटिव को इधर शिफ्ट करिएगा, इस वाले को इधर शिफ्ट करिएगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं ये आइडेंटिकल होंगे इस वाले स्ट्रक्चर से। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेंगे जो आइडेंटिकल होंगे इसी वाले से, बना के देखिएगा, कुछ तो खुद भी करेंगे। तो इसके जो है हम बोलते हैं तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनॉल में अगर मैं बात करूं, फिनॉल से पहले एसिटिक एसिड में एक ये इधर ही शिफ्ट करिए, देखिएगा ये जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा आफ्टर रेजोनेंस वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जैसा ये बना है, बस ऊपर नीचे आ गया एटम। तो इसके दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ध्यान रखिएगा, जब जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, भले ही वो कम बने, बट क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस जबरदस्त हो जाती है एकदम, मतलब बहुत खतरनाक क्वालिटी की रेजोनेंस बोली जाती है वो, कि यार क्वालिटी हो तो ऐसी। क्वांटिटी आप एक लियाओ स्ट्रक्चर, इसमें चार पांच स्ट्रक्चर बन रहे हो, बट अगर उसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है ना, तो इक्विवेलेंट वाला ऑलवेज विन द गेम, हमेशा वो विन करेगा गेम को, हमेशा वो ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे फिनॉल में आप देखिए, आप बोलेंगे यहाँ पे आया तो यहाँ पर चार्ज आया, ऑक्सीजन का चार्ज किस पे आया, कार्बन पे, फिर कार्बन का कार्बन 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 कार्बन, तो यहाँ पर एज सच कोई इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहे जो हमें चाहिए। हाँ बाद वाले होंगे, बट जो मेन है ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों में रेजोनेंस हो रही है, तो सबसे पहली बात, क्या ये बढ़िया से अटैक कर पाएंगे, सबसे पहली नो सर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या इसमें रेजोनेंस है, नहीं, तो सबसे पहले बढ़िया अटैक ये कर जाएगा, तो सबसे खतरनाक न्यूक्लियोफाइल आपके सामने ही आ गई। इन तीनों में बात करें, बताइए मुझे कौन सबसे ज्यादा बिजी है। सर सबसे ज्यादा बिजी वो होगा जिसकी क्वालिटी सबसे बढ़िया होगी रेजोनेंस की। क्यों सर, क्योंकि भाई जितनी बढ़िया क्वालिटी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा। तो सबसे बढ़िया क्वालिटी किसकी है सर, सल्फोनिक एसिड की, तो थर्ड को सबसे पीछे लगाते हैं। उससे बढ़िया क्वालिटी, उससे थोड़ी कम क्वालिटी किसकी है, फर्स्ट वाली की। और सबसे बेकार क्वालिटी होती है हमारी फिनोक्साइड आयन की। तो ये आपका ऑर्डर हो गया है न्यूक्लियोफाइल का। अगर इसको मैं दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करूं, आप इनके एसिड बना दीजिए, एसिटिक एसिड, फिनॉल, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये मिथेनॉल, एसिडिक कैरेक्टर में लगा दीजिए। सबसे खतरनाक एसिड ये होता है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल का आता है, देन हमारे पास ये आता है। अच्छा, जो एसिडिक कैरेक्टर हम एक्सप्लेन करते हैं ना, जो एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करते हैं उसको भी हम कहीं ना कहीं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से ही करते हैं। और वो यही रीजन आएगा आपका कि अगर हमारे पास कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल खतरनाक एसिड होगा, तो स्टेबल सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस किसका है, ये वाला, क्योंकि तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर इसके दो, फिर इसके जो है इक्विवेलेंट नहीं होंगे, बस रेजोनेंस है तो ये आ गया, फिर ये आ गया। तो अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर से जाना है तो आप सबसे पहले एच लगा के एसिड बना दीजिए, सबसे खतरनाक ये मिलेगा। सेकंड नंबर पर ये आएगा, थर्ड नंबर पर ये आएगा, लास्ट में ये आएगा, उसको उल्टा कर दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर आ जाएगा। बट जनरली हम बेसिक कंसेप्ट से जाते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन देखें कितने बिजी हैं, कहाँ बिजी हैं, किसके ज्यादा बिजी हैं, जिसके कम बिजी आ जाओ सबसे आगे, क्योंकि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन अगर बिजी नहीं है, कहीं पर डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, बड़ी अटैक करेंगे, लॉजिकल बात है। कोई इसमें लॉजिकल बात तो नहीं है, मतलब कोई इसमें मैं बहुत ज्यादा केमिस्ट्री भी नहीं लगा रहा, ये बहुत ज्यादा केमिस्ट्री लगी है, बस लॉजिकल बात है कि अगर कोई चीज कहीं पर बिजी है तो दूसरी जगह पर यार उसका टाइम कम कम वो स्पेंड कर पाएगी, जो उसका मेन काम है उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। भाई लाइफ, रियल लाइफ का एग्जांपल है, तो कहीं भी आप बिजी हो जाओ, दूसरी जगह आप टाइम कम दोगे, जैसा कि आप लोग करते हो, कहीं और बिजी हो जाते हो, पढ़ाई वढ़ाई में अपने करियर में कम टाइम दे दो, फिर आके रोते हो कि यार करियर नहीं बना। समझने बात, तो वही है यहाँ पर भी सेम चीज के, यार अगर ये इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए
तो ये कहीं और बिजी, कहीं पर अपना मेन काम नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई ये ऑर्डर होगा। आई होप अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एक आधी क्वेश्चन था न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का जो मुझे मिला था वो करा दिया, आया वैसे ऑब्वियसली लेस चांस लग रहा है मुझे आने के, बट कोई नहीं, आ गया तो कर लिया हमने। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सम रिएक्शन वाला पार्ट पर, कुछ रिएक्शन देख लेते। तो यहाँ पर हमारी हेलो एल्केन की रिएक्शन दे रखी है, एल्कोहलिक क्यूएच विद हीट करना। तो कहीं ना कहीं जब भी हीटिंग आए ना तो ध्यान रखिएगा, हाई टेम्परेचर मतलब होता है हीट का ऑब्वियसली, तो ये हमारे पास लेके जाती है इवन मैकेनिज्म की तरफ। कहीं ना कहीं इवन मैकेनिज्म की बात आने लगती है यहाँ पर, और जब आपके साथ में सामने बेस भी हो साथ में, तो ठीक है, आइए जरा इवन मैकेनिज्म कर देते हैं फिर। सबसे पहले क्या होगा, ये है हमारे पास क्या, एक नियोपेंटाइल हैलाइड बोलते हैं इसको, ये यहाँ पर ये ब्रोमीन लगा रखा है, ये ना एक, ठीक है। अब क्या करना है, इवन मैकेनिज्म करना है, तो सबसे पहले ये बंदा चला जाएगा। कौन बंदा, ये आपका जो बेसिकली ब्रोमीन। अब यहाँ से क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगी ये CH3 है, ये इधर आया, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर आ चुका है आपका पॉजिटिव चार्ज। नाउ आपके पास अगेन दो ऑप्शन है कि या तो आपका ये वाला हाइड्रोजन जाए या फिर आपका इन दोनों में से कोई जाए, दोनों बातें सेम होंगी, तो तभी आपके दो प्रोडक्ट भी यहाँ पर इन लोगों ने बना रखे हैं। एक आप ये बना लीजिए, दूसरा आप ये बना लीजिए। आप लोग खुद ही कॉमेंट करके बताइए, ये मैं बोल रहा हूँ डी, या इसको मैं ई बोल देता हूँ, कोई नहीं बोल देता हूँ डी, ये मैं बोल रहा हूँ डी, ये मैं बोल रहा हूँ, कौन ज्यादा स्टेबल। जिन लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ाई करी है उनको पता है यहाँ पर अल्फा एच ज्यादा है। कितने अल्फा एच है, 9 अल्फा एच। और यहाँ कितने हैं, 3 और 2 5 अल्फा एच। कौन ज्यादा स्टेबल, ऑब्वियसली 9 अल्फा एच वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो डी और ई तभी आपके यहाँ पे दो प्रोडक्ट लिखे गए। आई होप सिंपल सी चीज समझ में आई होगी। बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं बता रहा। क्या होता है इवन मैकेनिज्म में, कार्बोकेटाइन बनता है, ये मिथाइल शिफ्ट हुई है, मिथाइल शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ है, स्टेबल केटायन बन गया, आपने फाइनली H प्लस को लूज कर लिया। तो डिपेंडिंगली अकॉर्डिंगली जितने नंबर का क्वेश्चन होगा, ये पता नहीं कितने का होगा, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको आराम से कर लीजिए। नेक्स्ट, NaBr, सॉरी NaBr बोल रहा हूँ, NaI एसीटोन से रिएक्शन है ये आपकी एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेम रिएक्शन थी जिसका नाम फिंगरस्टीन था। मुझे थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन हो रही है, बट यस ये आपकी एक नेम रिएक्शन थी कि हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, कि आपने अगर NaI एसीटोन के एसीटोन एसीटोन से रिएक्शन कराई तो आपको जो है वो सिंपल सा आयोडो एल्केन मिलता है, जो आपको ये मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या है ये, कार्बन CH3, यहाँ पे CH3 दो लिखे हैं, मतलब ये इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं, इथेनॉल से। टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। क्या है, लो हाई, सर लो टेम्परेचर। अगर हाई होता तो हम सोच सकते थे इवन का। दो चीजें बता रहा हूँ क्यों इवन नहीं होगी। एक चीज ये, दूसरी चीज कि यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो SN1 और इवन दो ऑप्शन होते हैं। जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो ना, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि SN1 या SN2। इथेनॉल इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेटा, अल्कोहल जनरली आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही होते हैं। OH बॉन्ड है ना वहाँ पे, पानी की तरह, जैसे OH बॉन्ड होता है ना पानी में, दो OH बॉन्ड है, यहाँ पे एक है, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और अगर ये आपका, क्योंकि SN1 SN2 क्या लिख रहा हूँ यार, इवन, क्योंकि ये लो टेम्परेचर है, सो दैट्स वाई यहाँ पर जो है आपका SN1 ही फेवरेबल रहेगा। हाई टेम्परेचर पर हम सोच सकते हैं कि आपको जो है वो E2 बोल रहा हूँ, इवन करवाएं। तो यहाँ पर अगर आपको इवन करानी है, क्योंकि नहीं करानी यार, क्योंकि क्या ये लो टेम्परेचर, तो ये आप नहीं कराइए। क्या बचा SN1 का, तो SN1 में क्या होगा, बना लीजिए कैटायन। क्या ये इस कार्बन पर ऐसा ही है ना, हाँ सर ये कैटायन बन गया। अब आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाइए C2H5OH का, चाहे तो आप प्रॉपरली करवा दीजिए, यहाँ पे C2H5 लग जाएगा और ये एक H प्लस यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, और फिर आप इसको फाइनली लीव करवा दीजिएगा, तो आपको जो है वो एक ईथर देखने को मिलेगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्या है चीज समझ में, कोई डाउट इसमें, नो सर। नेक्स्ट, फर्स्ट वाला यार ये पता नहीं इस चैप्टर का है नहीं, पर करा देता हूँ, वैसे मिल रहा था तो मैंने कहा चलो करा दूं, कुछ तो वो करा दें एडिशनल चीजें भी। ये आपका दे रखा है, क्या ये, वैसे तो कार्बोनाइल का क्वेश्चन है, बट कोई नहीं यार करा देता हूँ, क्योंकि आगे शायद हेलोजन से मिक्स हो जाएगा ये, या नहीं होगा, नहीं वैसे यार नहीं कराना चाहिए, बोलो छोड़ो यार, चलो कराइए। अगर आपको याद हो थोड़ी बहुत तो आपका रिवाइज हो जाएगा बचपन का। यहाँ पे CH3 लग जाएगा, ये आ गया, और फिर आपको हाइड्रोलिसिस करानी है, तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा के फाइनल प्रोडक्ट बना लीजिए, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ। नेक्स्ट, ये चीज याद रखिए, क्या होगा, अभी इसकी बात करनी है। कितना डिग्री हैलाइट है, सर ये है 2 डिग्री हैलाइट। तो अगर ये 2 डिग्री हैलाइट है, और ये क्या है, बेसिकली हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, Na पॉजिटिव SH नेगेटिव, जितना मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है, यहाँ पर आप सिंपल सा क्या कर दीजिए, दैट इज माई SN, ये लग जाएगा आपका Na पॉजिटिव SH नेगेटिव OH की जगह, बेसिकली जैसे NaOH होता है ना, वही सेम काम यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पर आइए, ये क्या है,
एक न्यूक्लियोफाइल तो है, बट साथ साथ ये एक बेस भी है भाई, ये साथ साथ एक बेस भी है। तो इन दिस केस आपको प्रोपीन के साथ साथ एक ये भी मिलेगा। तो यहाँ पर वैसे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हमने ईथर वाले पार्ट में कवर करा है, अल्कोहल फिनॉल ईथर का क्वेश्चन शायद यहाँ पर हो गया। बेसिकली हेलो एल्केन से ये रिएक्शन हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ये ले लिया गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है ये ईथर वाला पार्ट है, इन दिस केस आपको SN2 प्लस E2 दोनों देखने को मिलेगी। इन दिस केस मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है। इस केस में ये सिंपल सा आपका क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, सिंपल सा आप SN2 करा दीजिए, ठीक है। हाँ सर, कोई डाउट इसमें? नो सर। तो ये बेसिकली आपने इस ईथर वाले पार्ट में देखा होगा, तो जाके देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा तो ये ईथर वाले पार्ट में बताई गई हैं चीजें। नेक्स्ट यहाँ पे आइए, तो ये आपकी विलियमसन सिंथेसिस का क्वेश्चन है। ये तो बहुत सिंपल सा है कि आप यहाँ पे तो आप सिंपल सा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, O के साथ एक CH3 लगा दीजिए, बहुत सिंपल। नाउ ये आता है एक थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन। ये Br है, कितने डिग्री है सर? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। एक आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, NaOET प्लस EtOH से रिएक्शन करा रहे हैं, और दूसरा है आप टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से करा रहे हैं। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड या कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आप टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं। क्या डिफरेंस? इफ यू रिमेंबर, कहाँ पढ़ा था? मेरे हिसाब से फर्स्ट सेम में बात करी गई है कि अगर आपके पास हल्का फुल्का बेस हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सेडजेफ प्रोडक्ट बनता है। बट यदि बेस आपका बल्की हो तो आपका मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट, मतलब जहां पर कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। मुझे बताइए, ये कार्बन आयन स्टेबल या ये? तो ऑब्वियसली ये वाला स्टेबल है, क्योंकि ये 1 डिग्री होगा। तो आप जो है वो कार्बन आयन बनाएंगे सबसे पहले स्टेप में, फिर इसको नीचे भेजेंगे और उसको लात मार के बाहर कर देंगे। ये होता है आपके, जब भी आपका कोई भी बल्कि बेस आपके सामने हो। तो ये ही यहाँ पर भी हो रहा है कि बल्कि बेस है, तो दैट्स वाई आपका बी प्रोडक्ट अलग होगा, ए प्रोडक्ट आपका अलग होगा। आपका स्टेबल ऑब्वियसली ए वाला है, उसमें क्या है, अल्फाइज ज्यादा होंगे, बी में अल्फाइज कम होंगे, बट यस प्रोडक्ट आपको इसी तरीके से बना। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन गिव्स ओनली 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन। सबसे पहले ब्यूटेन बना दूंगा, 2 पर मुझे ब्रोमो लगाना है, 3 पर मुझे मिथाइल लगाना है। तो करा दूं मैं इसकी हाइड्रोलिसिस, आइए देखते हैं। तो H2O और H पॉजिटिव में करा रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो कार्बोकेटाइन बनेगा, बना दिया मैंने कार्बोकेटाइन, जो कि पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है। नो, अगर यहाँ पे H प्लस भी नहीं है तब भी चलेगा। क्या ये कैटायन स्टेबल है या यहाँ पर आके स्टेबल हो सकता है? सर ये 2 डिग्री कैटायन है, अगर इसको कहीं किसी तरीके से यहाँ भेज दिया, किसी तरीके से यहाँ भेज दिया, तो ये 3 डिग्री बन जाएगा। मतलब यहाँ पे आप सिंपल सा हाइड्राइड शिफ्ट करा दीजिए, तो हाइड्राइड शिफ्ट आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो आपने हाइड्राइड शिफ्ट करा दी, जैसे ही आपने हाइड्राइड शिफ्ट कराई तो ये बन गया, और यहाँ पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। अब आप इसकी रिएक्शन पानी से करेंगे, पानी से आपका OH नेगेटिव आएगा, और फाइनली आप देखिए क्या बना है प्रोडक्ट, बताइए क्या है इसका नाम? 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल है या नहीं? यस सर, बिल्कुल इसका नाम है। क्यों मिला आपको? बिकॉज ऑफ SN1 रिएक्शन हुई है, यहाँ पर जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट हुई। इन 2 3 4 चीजों को आप आराम से लिख दीजिएगा, जिनको मैंने 2 लाइन में समझा दिया है। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को भी। अगर आ रही है तो आप लोग खुद ही अपने एक तमाचा मार लीजिए कि आप वीडियोस को सही से नहीं देख रहे हैं। चलिए, मान लिया होगा तो अब आगे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या मेजर प्रोडक्ट एंड आपको मैकेनिज्म बताना है। ये क्या है, 1 2 3 4 का है ये। इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, देखिए ध्यान से, CH3O नेगेटिव CH3OH, क्योंकि ये 1 डिग्री है तो यहाँ पर आपको E1 ज्यादा फेवरेबल होगी। और यहाँ पे आपको सिंपल सा ये एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक, यहाँ पे बेसिकली Na लगा दूं तो ये एल्कोहलिक NaOH हो जाएगा, या एल्कोहलिक के लगा दूं तो एल्कोहलिक KOH हो जाएगा। तो आपको पता है ये एक बढ़िया बेस होता है, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा सिंपल सा। E2 मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो होगा। सेकेंड चीज में आइए, सेकेंड में ये Br लगाया, इधर CH3 इधर CH3, SH नेगेटिव आपको दे रखा है एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। साथ में इथेनॉल क्यों दिया है, कोई मुझे बता सकता है? अगर ये भाई आपको दे दिया न्यूक्लियोफाइल तो इथेनॉल क्यों दे रखा है? और टेम्परेचर दे रखा है, ज्यादा टेम्परेचर है कम? सर हाँ सर, कम टेम्परेचर है, कोई खास नहीं है, मतलब 100 डिग्री भी नहीं है, सिर्फ 50 डिग्री। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो दिस इज माय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको मैं PPS बोल रहा हूँ। ये न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन गोइंग टू बी SN1, खत्म। आराम से खुद ही कर लीजिएगा, खुद ही प्रोडक्ट बना के SH लगा दीजिएगा बस। मैकेनिज्म आता है, Br हटा के पॉजिटिव लगा के सब लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा कौन सा। मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा।
देन ये आपका नेक्स्ट आया है, अगेन यहाँ पर भी आपको टेम्परेचर मेंशन नहीं है, सो आई रिकमेंड यहाँ पर भी आप SN1 से जाइएगा, और हाँ SN1 ही यहाँ पर जाइएगा। देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है वो सेकेंड वो है, तो आपको SN2 में बेसिकली सिंपल सा ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगी, ठीक है। तो ये भी आप सिंपल सा कर सकते हैं। नेक्स्ट, नियोपेंटाइल हैलाइड आर नोटोरसली स्लो इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन वट एवर द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको थोड़ा समझ। सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय नियोपेंटाइल हैलाइड, तो यहाँ एक्स लगा दिया। सबसे पहला जो कार्बन होगा ये होगा 1 डिग्री, इसके अलावा कोई और कार्बन आपका जो है वो होगा 3 डिग्री। अब ये बोल रहे हैं यार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत ज्यादा स्लो है, क्यों है यार ऐसा? कितने तरीके की होती है बताना जरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सर हमने तो दो ही पढ़े हैं। हाँ तो दो ही होती है मेजरली, SN आई होती है, बाकी तो उसका इतना काम नहीं है। यहाँ पर SN1 SN2 में ही हम डील कर लेते हैं। मुझे बताइए यहाँ पर SN2 स्लो क्यों होगी? सर क्योंकि ये जो है ना 1 डिग्री है, तो अगर 1 डिग्री हैलाइड है तो कैटायन लेस स्टेबल, जो मेन कैटायन बनेगा, जो फर्स्ट स्टेप में कैटायन बनेगा वो स्टेबल है। कुछ कुछ कहेंगे सर यहाँ 3 डिग्री भी तो बन सकता है, हाँ बेटा बन सकता है, बट रीअरेंज होने के बाद बनेगा ना। पहले स्टेप में मुझे बताइए आप क्या बनेगा, तो वही बनेगा 1 डिग्री हैलाइड। तो 1 डिग्री हैलाइड क्या ज्यादा स्टेबल होता है? नो। तो क्या SN1 फास्ट होगी स्लो? सर SN1 तो बहुत ज्यादा स्लो, समझ में आ गया? ठीक है सर, SN1 का समझ लिया, SN2 को भी बता दीजिए। SN2 में क्या चाहिए? सर SN2 में 1 डिग्री चाहिए, मजा आ गया। सर ये तो 1 डिग्री है, बट थोड़ा सा पीछे आइए जरा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा? सर न्यूक्लियोफाइल ना बैक अटैक करेगा। जैसे ही वो बैक अटैक करना चाहेगा, क्या वो सुकून से बैक अटैक कर पाएगा? नो सर, यहाँ भी मसला हो, क्योंकि ये क्या है, बल्कि ग्रुप आपका अटैच है। ड्यू टू दिस बल्कि ग्रुप SN2 में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। इस बड़े से ग्रुप की जगह जो अल्फा कार्बन पर लगा, ये पूरा बड़ा ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो लगा है ना, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन बैक अटैक। तो यहाँ पर आपको परेशानी देखने को बिल्कुल मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि बड़ा ग्रुप है, तो SN2 भी यहाँ नहीं हो। तो अगर SN1 हुई SN2 नहीं हुई, ऑब्वियसली मतलब कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो रही है। आप कुछ भी कंडीशन ले लीजिए, आप पोलर प्रोटिक ले लीजिए, पोलर ए प्रोटिक ले लीजिए, आप सोचेंगे यार पोलर प्रोटिक ले लो SN1 करा दूं, नहीं होगी। आप सोचेंगे चलो SN1 नहीं हुई SN2 करा देता हूँ, पोलर ए प्रोटिक ले लेता हूँ, नहीं होगी भाई। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप सभी लोग अपनी आंखों में देख के सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बड़ा बदतमीज इंसान है यार। ये SN1 नहीं देगा, SN2 नहीं देगा, देगा मतलब बहुत ज्यादा स्लो देगा, नोटोरियसली स्लो, मतलब बहुत ज्यादा नटखट आदमी है भाई न्यू पेंटाइल हैलाइड। तो आई होप आपको न्यू पेंटाइल हैलाइड की केमिस्ट्री समझ में आई होगी। आसान है, SN1 और SN2 के टर्म्स में आप समझा दीजिएगा, दोनों को आराम से लिख दीजिएगा, बड़ी बड़ी आप लिख दीजिएगा, स्ट्रक्चर बना के आप दिखा दीजिएगा कि 1 डिग्री कैटायन बना है जो लेस स्टेबल है। फिर आप दिखा दीजिएगा कि न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से अटैक करना चाह रहा था, बट ये कर रहे हैं रिपल्जन के। बेटा चलो साइड साइड यहाँ से, जैसे परेशान मत करो हमें आगे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है ना। यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, शायद ये सिलेबस में नहीं है, बट यार क्वेश्चन बार बार दो दो तीन जगह दिखाए हुए, तो मैंने कहा ले लेता हूँ, कभी बाई चांस भाई सिलेबस में हो, या क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका है 2 बार SN2 होती है इस रिएक्शन में, और इसको बोलते हैं SNNGP, जो मैंने थ्योरी में तो कवर नहीं करी क्योंकि सिलेबस में सच मेंशन नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। थोड़ा सा इसको समझ लेता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूँ। क्या होता है यहाँ पर जो है, देखिए आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़िए कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन हो रही है, किस वजह से रिएक्शन प्रोसीड विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यार यहाँ पर जो है हमारे अकॉर्डिंगली SN2 होनी चाहिए थी, क्योंकि 2 डिग्री कैटायन है, बेसिकली SN2 सिंपल होनी चाहिए थी। तो बट यहाँ पर SN1 का हिसाब भी नहीं हो रहा कि यार SN1 हो। SN1 में क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर होता है, ना रेसिमिक मिक्सचर बन रहा, ना इन्वर्जन हो रही। तो यार यहाँ पर जो है वो रिटेंशन क्यों हो रही, ये बात यहाँ पर। उसकी बात अब अगर हम करें तो क्यों होती है, हमारे अकॉर्डिंगली यहाँ पे इन्वर्जन होता तो सही है, ठीक है, या तो रेसिमिक मिक्सचर बनना चाहिए था, या इन्वर्जन होता तो हम बोल देते SN1 हो या SN2 हो, बट यहाँ दोनों नहीं है, ये क्या प्रॉब्लम? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्बन है, इसके जस्ट बराबर वाले कार्बन पर, जिसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं, उस पर एक लगा है ग्रुप जो नेबर है, नेबरिंग ग्रुप है, ये है NG नेबरिंग ग्रुप। ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट कर देगा रिएक्शन में, और ये पहले पैक अटैक कर देगा। तो क्योंकि ये एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, अब यहाँ पे आप कहीं ना कहीं SNI को समझ सकते हैं, बट नॉट दैट मच इफेक्टिव, क्योंकि दोबारा अटैक हो जाता है बाहर वाले का। तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर देगा। तो क्या होता है, पहले जैसे ये अटैक करेगा, तो आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं थोड़ा सा, ये CH2 है यहाँ पर, इस OH ने पहले ही अटैक करके इस ब्रोमीन को निकाल दिया है, चलो बेटा बाहर। जैसे ही इसने इसको निकाला, तो क्या होगा, तो सर यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन बचा होगा। बेसिकली यहाँ पे आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी चेंज कर दूं, इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन अब आपकी चेंज हो चुकी होगी, थोड़ा सा मैं हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन गलत बना रहा हूँ, बट अब ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन वो हो चुकी होगी चेंज। यहाँ पे आई थिंक CH3 यहाँ लगाना चाहिए, और H यहाँ लगाना, थोड़ा सा हो रहा है, इस कार्बन इसको लगा दीजिए।
अब एक्वस एनओएच भी हमारे पास, तो क्या हुआ यहाँ पर, इसने जो है वो पहले ही बैक अटैक कर दिया, पहले ही बैक अटैक करके निकाल दिया। तो पहले एक बार SN2 हो गई, पहले एक बार SN2 हुई है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब इसको ये वाली बॉन्ड आप देख सकते हैं 3 मेंबर्ड रिंग है, काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस पर बैक अटैक करेगा। तो दोबारा से एक और SN2 होगी, और आपको जैसे इनिशियली था सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। तो 2 बार बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया है। पहले अगर R थी तो S हो गई, फिर S थी तो R हो गई, तो मतलब बराबरी हो गई, जो पहले था वैसे ही सब कुछ होगा, बस आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो बदल चुका होगा। बेसिकली ब्रोमीन जा चुका होगा, OH आ चुका होगा। यहाँ पे क्या है, 2 बार SN2 हुई है, तो SNNGP में एक बार नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, बैक अटैक करता है, बाहर निकलता है। अब क्योंकि उसने बैक अटैक पहले ही कर लिया, तो पहले उसने कॉन्फ़िगरेशन बदल दी। अब दोबारा न्यूक्लियोफाइल इसके बैक पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर जो पहले थी वो ही वापस हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। क्या है चीज सबको समझ में? कोई भी डाउट? यार ये क्वेश्चन मैंने 2-3 जगह देखा था, तो मैंने कहा इसको डिस्कस कर लेते हैं एक आध बार, तो कभी बाई चांस आ जाए। कोई वो नहीं है कि कहते हैं कि यार SN2 ही तो है, यहाँ पे 2 बार SN2 हो रही है, बस ठीक है बोल रहे हैं तो अब समझ लिया आपने, आप थोड़ा बहुत कुछ तो कर ही पाएंगे आप लोग। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, इतना ही था आज के लेक्चर में। मिलेंगे आपसे ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में एक और वीडियो के साथ। शेयर करते रहिए दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखाई करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, लाइफ साइंस वाले दोस्तों को भेजिए, सबको भेजिए यार, वीडियोस भेजिए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ने का बिल्कुल मौका दीजिए। जेई नीट नहीं है, मैं फिर बोलूंगा, जेई नीट यहाँ पर नहीं चल रहा है। जो एक के अगर 100% आई तो दूसरे की 99.99% आएगी, ऐसा नहीं है। हर किसी बच्चे के 100% आ सकते हैं, ये परसेंटेज ग्रेडिंग सिस्टम है यार, तो सब लोग पढ़ें। आप किसी से भी जेल्स मत हो कि यार ये क्यों पढ़ रहा है, आप अपने आप को बेटर करने में लगे रहें, जिंदगी में कुछ बेहतर करें, दूसरों के लिए इम्पैक्ट जो है वो बेहतर डालें, तभी कुछ होगा। मतलब फिर क्या ही ऐसी लाइफ है कि आप लोग सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं, तो दूसरों का भी सोचिए, अच्छा इम्पैक्ट डालिए। एक ओवरऑल जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो बहुत बढ़िया होना चाहिए हर तरफ, अपने फ्रेंड सर्कल से लेके जहां जहां भी आप इम्पैक्ट करें, जहां जहां भी आपकी प्रेजेंस हो, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, ये आपका गोल रहना चाहिए। तो इस वीडियो को भेज के एक जरा पॉजिटिव काम कर दीजिए, मतलब ये भी एक पॉजिटिव काम होगा, तो बढ़िया है, बढ़िया रहेगा अगर ऐसा कर देंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, प्रोबेबली देखते हैं, कमेंट में बताइएगा किसका करेंगे। बहुत ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री की डिमांड आ रही थी, तो देखते हैं उसका, अगर हो पाएगा तो कर दूंगा। अभी थोड़े से कुछ PYQs एक बच्चे ने भेजे हैं, तो मतलब उस हिसाब से अभी थोड़ा टाइम लगेगा मतलब बनाने में, बट अगर रहेगा दिल तो 2023 या 2024 का आई थिंक रिकॉर्ड करके मैं फिलहाल भेज सकता हूँ। बट देखेंगे उसको किस हिसाब से करना है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।